नमस्कार, सिंबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। 10 के दमदार ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कच्चे तेल के $126 के पार निकलने से बाजार का मूड खराब। निफ्टी करीब 300 पॉइंट फिसलकर 23,900 के नीचे आया। बैंक निफ्टी 800 पॉइंट से ज़्यादा टूटा। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी दबाव। 6% से ज़्यादा बढ़ा इंडिया विक्स। आज के बिग स्टॉक्स और चार्ट से पड़े सटीक नतीजों के बाद भागा बजाज फाइनेंस। शेयर करीब 3% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर बना। साथ ही मोतीलाल ओसवाल और नवीन फ्लोरिन में भी खरीदारी कायम। वहीं रिजल्ट्स के बाद वारी एनर्जी करीब 9% टूटा। उधर मजबूत चार्ट के दम पर कोल इंडिया में रौनक कायम, लेकिन कमजोर चार्ट से फिसले यूनियन बैंक और स्विगी। कच्चे तेल में उछाल और इंपोर्टर्स की ओर से डिमांड बढ़ने से रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा। रुपया डॉलर के मुकाबले रुपए में 44 पैसे का दबाव। $1 का भाव ₹95.26 तक फिसला। रेट सेंसिटिव सेक्टर्स में आज सबसे ज्यादा बिकवाली। ऑटो इंडेक्स करीब 2% फिसला। 3% ज्यादा गिरावट के साथ वायदा के टॉप लूजर्स में शामिल हुआ टाटा मोटर्स और फोर्स मोटर्स। साथ ही रिजल्ट्स रियल्टी और एनबीएफसी में भी दिखा दबाव। वहीं फार्मा शेयरों में हल्की खरीदारी। मजबूत नतीजों के दम पर 9% से ज़्यादा दौड़ा सिंजीन। साथ ही एम्फेसिस भी करीब 2% ऊपर, लेकिन बेहद कमज़ोर नतीजों के चलते 10% फिसला एचईजी। साथ ही ग्रेफाइट में भी गिरावट। और वेदांता में आज हुई प्राइस डिस्कवरी। डीमर्जर के बाद भाव ₹290 करीब सेटल। 5 कंपनियों में हो रहा है वेदांता का डीमर्जर। बाकी 4 कंपनियों की बाद में होगी लिस्टिंग। चलिए, 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। हमारे साथ इस शो में मानस जायसवाल और अमित सेठ पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही विकास सालुंके और आशीष कयाल भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। वहीं मार्केट आउटलुक पर इकिगाई एसेट मैनेजर के फाउंडर और सीईओ पंकज टिब्रेवाल से बातचीत होगी। टेक्निकल्स पर बात करेंगे कोटक सिक्योरिटीज़ के श्रीकांत चौहान से, और एक आध और अपडेट्स भी देंगे आपको एक आध स्टॉक्स पर। लेकिन पहले एक नज़र अब मार्केट पर, और वापस अब हम डे लो की तरफ बढ़ रहे हैं। और देखिए, ट्रेंड वही है मार्केट का, जहां रिकवरी फेल हो वहां शॉर्ट करें। और एक रिकवरी आई मार्केट में 870 के लो से रिकवर होकर 23,930 तक गए, लेकिन वापस अब हम डे लो पर हैं। और बैंक निफ्टी में तो अब हम वापस 54,500 ब्रेक करने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ हद तक मार्केट की गिरावट को आईटी ने बचा के रखा था। निफ्टी आईटी अभी भी आपको ग्रीन में ही दिखाई देगा, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा नहीं। आज एडवांस डिक्लाइन ख़राब है। मिड कैप और स्मॉल कैप में आज गिरावट है, और 1:2.5 का रेशो है इस समय एडवांस डिक्लाइन का। इंडेक्स में सिर्फ 2 या 3 स्टॉक्स चल रहे हैं। एक तो बजाज फाइनेंस नंबर्स के बाद, हालांकि वो भी ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्का हुआ है, अब सिर्फ 2.5% ऊपर रह गया है। कोल इंडिया और इन्फोसिस, यहाँ पर हल्की सी रैली है। नीचे क्या आया? इटर्नल, और इटर्नल थोड़ा सा सरप्राइजिंग रहा। कल भी गिरा स्टॉक हायर लेवल से, आज 4% नीचे इटर्नल। इसके अलावा इंटरग्लोब एविएशन, अदानी पोर्ट, श्रीराम फाइनेंस, अदानी एंटरप्राइजेस, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, एक्सिस बैंक, इन सब में आपको आज बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। एफएनओ स्टॉक्स की जहाँ तक बात है, इसमें सबसे ऊपर है मोतीलाल ओसवाल। आज सुबह हमने एक्सप्लेन किया था आपको कि नीचे खुलेगा तो मौका होगा बाइंग का, 2.5% ऊपर। इसके अलावा हिटाची एनर्जी फिर फ्रेश ऑल टाइम हाई के करीब। इवन इस मार्केट में हिटाची एनर्जी का जलवा कायम है। ये देखिए, स्टॉक का 33,260 पर ऑलमोस्ट डबल हो चुका है पिछले 3 महीने में, जो 3 महीने पहले जो हमने रिजल्ट का एनालिसिस किया था उसके बाद से। और लगातार मोमेंटम पॉजिटिव है। वेदांता की प्राइस डिस्कवरी हो चुकी है। ये आपको -63% दिखाई देगा, लेकिन उसका रीज़न है क्योंकि वो अब डीमर्ज होकर एक फ्रेश एंटिटी बनी है, उस वजह से। वारी एनर्जीज में लोअर सर्किट लगा, 10% के करीब की स्टॉक में गिरावट आई। इंडियन बैंक का 3 दिन पहले हमने ट्रिपल टॉप में इसको नेगेटिव स्टॉक्स में लिया था चार्ट जीपीटी में। इंडियन बैंक देखिए 6% नीचे इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। एक बार फोर्स मोटर्स लेकर आइए जरा, फोर्स मोटर्स देखिए। और ये होता है मार्केट में पोजीशनिंग का इम्पैक्ट। फोर्स मोटर्स 5% नीचे इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। वीरू जी हाँ, ये थी अब तक की अगर आप देखें बाजार की समरी। क्या हुआ अब तक इस करीब के पौने घंटे के कारोबार में? निफ्टी एट डेरो, स्वेस निफ्टी बैंक। चलते हैं पैनल से, ट्रेड से बात करते हैं। हाँ, मानस जी और अमित जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी हैं। विकास सालुके और आशीष कयाल फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके। आशीष जी, गुड मॉर्निंग। आपके 2 ट्रेड्स क्या रहेंगे इस वक्त के? गुड मॉर्निंग वीरू। देखिए, ओवरऑल बाजार में दबाव बना हुआ है, लेकिन ऐसे में अभी भी थोड़े बहुत स्टॉक्स जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं मिड कैप स्पेस से, उसमें एक है मीशो। यहाँ पर ये स्टॉक ने एक अच्छा बुलिश पैटर्न बनाया है और करीबन प्रीवियस हाई के ऊपर ब्रेकआउट देने के लेवल पे रुका हुआ है।
तो मीशो पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। नीचे में जो स्टॉप लॉस है 180 का लगाना होगा और टारगेट है 195 का। और दूसरा जो स्टॉक बाई साइड पे है वो है डीसीएम श्रीराम। अगर हम देखें तो पूरा सेक्टर ही अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है आज के दिन में। 20 डीएमए से काफी अच्छा खासा सपोर्ट लिया इस स्टॉक ने और डीसीएम श्रीराम में ऊपर करीबन 1290 का टारगेट देख सकते हैं और 1188 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। ओके डीसीएम श्रीराम, ये आपका यहाँ पर बाय कॉल है 1215 पे ट्रेड करता हुआ डीसीएम श्रीराम। विकास, गुड मॉर्निंग, आपके दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखो, एक बाय और एक सेल रहेगा। बाय में आईटी में इन्फोसिस मुझे अच्छा लग रहा है करंट लेवल पे। मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छा आपको देखने मिल सकता है। 1210 के आसपास के टारगेट मुझे इन्फोसिस में आते हुए देखने मिल रहे हैं। नीचे में जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट अभी बन चुका है वो 1150 का है। तो 1150 के स्टॉप लॉस से इन्फोसिस को बाय करना है 1210 के टारगेट के लिए। और दूसरा जो है मेरा कॉल वो सेल में रहेगा। यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा वीक लग रहा है और यहाँ से जिस हिसाब से लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, प्लस इसका जो डायरेक्शन इंडेक्स है वहाँ पे वीकनेस बढ़ती हुई देखने मिल रही है। तो मुझे लगता है बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पे सेल करना है। 270 का सेल लगाना है। नीचे मुझे लगता है कि 250 और 248 के आसपास के नीचे में एक डाउनफॉल देखने मिल सकता है। तो 250 का फर्स्ट टारगेट यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा में आते हुए देखने मिल सकता है। 270 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, ये दो ट्रेड्स यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा सेल। मानस, आपके दो ट्रेड्स क्या रहेंगे? तो देखिए, पहला रिकमेंडेशन सेल रिकमेंडेशन है टीवीएस मोटर्स पे, जहां पर कंसोलिडेशन के बाद वापस फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो टीवीएस मोटर्स के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। आपके स्टॉप लॉसेस 3500 रुपए के ऊपर रहेंगे। टारगेट 3275 3275 के रहेंगे टीवीएस मोटर्स के फ्यूचर में। सेकंड रिकमेंडेशन हेवल्स में, ये भी वीक स्ट्रक्चर है। स्टॉक 10-20 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है। तो हेवल्स के फ्यूचर में एक सेल ट्रेड लेना है। आपके जो स्टॉप लॉस है वो 1256 1256 के रहेंगे और टारगेट रहेंगे 1200 1200 रुपए। ओके, हेवल्स यहाँ पे आपका सेल कॉल है। एक मतलब दो ट्रेड्स और बचे हैं अमित जी के। अमित जी से ऊपर लेते हैं। अमित जी, आपके दो ट्रेड्स क्या रहेंगे? वीरेंद्र जी, एक लॉन्ग साइड और एक शॉर्ट साइड रहेगा। शॉर्ट साइड में एक्सिस बैंक रहेगा। एक्सिस बैंक का स्ट्रक्चर काफी वीक है। जिस हिसाब से मोमेंटम ऑन द डाउन साइड है, देख के लग रहा है कि 200 एमआ भी यहाँ ब्रेक हो जाएगा। तो 1262 का प्राइस है। स्टॉप लॉस रखेंगे 1274 1274 का और टारगेट्स हमारे रहेंगे 1230 के। लॉन्ग साइड में रहेगा ग्लेनमार्क फार्मा। ग्लेनमार्क फार्मा में रिसेंटली हमने एक ब्रेकआउट देखा था। थोड़ा भी अगर मार्केट पुल बैक देता है तो आई थिंक फार्मा इज डूइंग वेल और लैंडमार्क फार्मा रिलेटिवली सेक्टर का आउट परफॉर्मर है। तो छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे 2400 का। करंट प्राइस 2420 है। 2400 का स्टॉप रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 2460 के। ओके, ग्लेनमार्क फार्मा अभी तक जो एक फर्स्ट इंस्टेंस में 23,900 से 50 पॉइंट का रिवर्सल आया था, उसमें हेल्थ केयर, उसमें फार्मा, उसमें आईटी का योगदान था, बट अब वो जा चुका है। देखिए, वो जा चुका है और अब कोलैप्स हम बहुत तहजीब से हो रहे हैं इस वक्त। एक बार लिखे आइए ज़रा प्लीज़ आप नीचे आपकी स्क्रीन पे एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक अब लग रहा है कि अपना 200 एमआ का सफ़र तय कर रहा है। क्या 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 राय रहेगी आपकी यहाँ पर अमित जी? एक्सिस बैंक को कैसे अप्रोच करें? 1262। जी वीरेंद्र जी, इनफैक्ट अभी मैंने इसी शो में शॉर्ट कॉल दिया है इसमें फॉर टारगेट्स और 1230। स्टॉप लॉस रहेगा 1274 का। वीकनेस काफी है यहाँ पे और जिस हिसाब से इसने अपने स्विंग लोज तोड़े हैं और की एवरेजेस तोड़े हैं, 1230 तक का सफर लगता है यहाँ पे आएगा एक्सिस बैंक में। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ अब मार्केट आउटलुक पर चर्चा करने के लिए इकिगाई एसेट मैनेजर के फाउंडर और सीईओ पंकज टिब्रेवाल जुड़े हैं। उनसे समझते हैं कि मौजूदा दौर में बाजार पर उनकी क्या रणनीति है। पंकज जी, गुड मॉर्निंग। ये वापस क्रूड और डॉलर रुपये का रिस्क ओपन हुआ। हम $125 क्रूड पर ऑलमोस्ट, अब हम एक बार डॉलर रुपये लेकर आइए 95.30 के आसपास डॉलर रुपये पर। ऐसे में क्या मार्केट में वापस एक बड़ा रिस्क ओपन हुआ है, मैक्रो रिस्क? हालांकि लोस से हम काफ़ी ऊपर हैं, लेकिन क्या एक रिस्क रहेगा कि वापस बड़ी गिरावट पॉसिबल है? गुड मॉर्निंग अनुज जी। अगर आप देखें तो ऑब्वियसली कच्चे तेल और जो डॉलर रुपी है एक वेरिएबल और रिस्क के तौर पर है, बट हमारा मानना है कि कहीं ना कहीं जो सीज फायर हुई है ये एक अच्छा संकेत है कि दोनों तरफ कहीं ना कहीं एक समझौता चाहते हैं। एंड आने वाले नेक्स्ट 1-2 वीक में हमें लगता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस कहीं ना कहीं खुलना चाहिए, बिकॉज 120
डॉलर कच्चे तेल का दाम मतलब यूएस इकोनॉमी में काफी बड़ी महंगाई दर में बढ़ोतरी, और वो यूएस इकोनॉमी के लिए भी काफी अच्छा नहीं है। तो कहीं न कहीं अगर ऑब्वियसली ये एक वेरिएबल है जिससे अपने को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बट आज के दिन हम मार्केट पर काफ़ी कंस्ट्रक्टिव है। मार्च महीने से अगर आपको याद हो अनुज जी, तो हमारा ये मानना है कि ग्राउंड लेवल पर डिमांड अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और जो मार्च तिमाही के नतीजे आ रहे हैं, वो भी ये संकेत कर रहे हैं कि काफ़ी बैंकों में आप देख लो अक्रॉस जो भी ऑटो के नंबर्स आए या अपने केमिकल्स के नंबर आए, सब में काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिलीवरी दिख रही है। थोड़ा अप्रैल में स्लो डाउन है बिकॉज़ इतनी उतार-चढ़ाव के कारण, कमोडिटीज़ के कारण डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, कस्टमर भी थोड़े रुके हुए हैं। सो अप्रैल लास्ट 15-20 दिन जो भी हमें ग्राउंड से फीडबैक आ रहा है, थोड़ा स्लो है। बट वो एडजस्टमेंट होने में टाइम लगेगा। बट अगर $90-100 का क्रूड रहता है, तो हमारा ये मानना है कि हम काफ़ी स्वीट स्पॉट पर रहेंगे और उसमें चिंता की विषय नहीं है। बट या लास्ट 2-3 दिन में जो वापस क्रूड में फ्लेयर अप दिखा है, उसके कारण मार्केट थोड़ा-सा डरा हुआ है। वो हमें थोड़ा-सा वेरिएबल को वॉच आउट करना चाहिए। बट हमारा बेस केस है कि अब क्रूड $80-85 के आसपास एवरेज आउट करना चाहिए और यहाँ पर $120 थोड़ा-सा काफ़ी ऊपर है। ये कहीं न कहीं हमें आता हुआ नीचे नज़र आ रहा है कि जहाँ भी समझौता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेके हो। बिल्कुल। नहीं, मेरा सवाल यही है कि 80-90 पे आ गया तो ऑब्वियसली स्वीट स्पॉट है, लेकिन रियलिटी ये है कि अभी हम 120-125 पर हैं। अगर इस रियलिटी को माने तो खास तौर से फाइनेंशियल्स में, बैंक्स में, पीएसयू बैंक्स में, एनबीएफसीज में क्या इस समय पोजीशंस थोड़ी हल्की रखी जाएं या इस गिरावट में ऐड करेंगे आप? तो अगर आप देखें तो गणित कर लेते हैं। हर $10 कच्चे तेल के चढ़ाव से करीबन $18 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है और प्लस 50 बेसिस पॉइंट इन्फ्लेशन बढ़ता है, महंगाई दर। और ये दोनों की चीजें बढ़ने के कारण जब भी ये अगर $120 रह गया पूरे साल फॉर एग्जांपल, तो आपको स्लो डाउन भी दिखेगा जीडीपी में, ब्याज दर ऊपर देखेंगे, महंगाई दर ऊपर देखेंगे। तो ऑब्वियसली ये सिचुएशन मार्केट के लिए अच्छा नहीं होगा और फाइनेंशियल्स के लिए स्पेशली, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके एसेट क्वालिटी में भी प्रॉब्लम आना चालू होगा जब जीडीपी स्लो डाउन होगी। तो एक बार फाइनेंशियल्स तो क्लियरली दिखा रहे हैं कि अच्छे नंबर के बाद भी बैंक्स नहीं चल पा रहे हैं बिकॉज एफआईज की बिकवाली काफी स्ट्रांग रही है और एफआईज का सबसे बड़ा ओनरशिप फाइनेंशियल्स रहा है लास्ट 10-15-20 साल से भारत में। तो जहां भी आपको अगर एक्सप्रेस करना है तो पहला आप जाके फाइनेंशियल्स को बेचते हैं और लास्ट 1.5-2 साल में करीबन एफआईज ने $50 बिलियन से ऊपर का माल बेच दिया है और उसमें फाइनेंशियल्स एक इम्पोर्टेंट पोर्शन। हमें लगता है फाइनेंशियल्स काफी सस्ते हो गए हैं, लेकिन सस्ता और सस्ता हो सकता है कि जो आज के दिन मैक्रो का इशू है वो पॉसिबल है। लेकिन और भी सेक्टर्स हमें लग रहा है कि काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में दिख रहा है और आने वाले नेक्स्ट 3-4 तिमाही में उनके नतीजे अच्छे आएंगे। पूरा पावर पैक, एनर्जी सिक्योरिटी, ऑल्टरनेटिव्स, हार्ड एसेट्स, मेटल्स, कमोडिटीज, एनर्जी और केमिकल्स, ये हमें लगता है कि स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर रहेंगे आने वाले नेक्स्ट 3-4-5 तिमाही में और इसमें पोजीशनिंग पोर्टफोलियो की होनी बहुत जरूरी है। हाँ। अच्छा पंकज जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। आपने पोर्टफोलियो की पोजीशनिंग की बात करी। जब तक कि ऑयल सप्लाईज बहुत स्ट्रांगली रिज्यूम ना हो जाए, जब तक कि ऑयल एक बार फिर से कंफर्टेबल ट्रैजेक्टरी में, नाउ वी कैन नॉट इवन थिंक अबाउट 65 नाउ अगेन, बट एटलीस्ट 80-75, तब तक जिस आप पोर्टफोलियो रीशफल की बात कर रहे हैं, एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं, उसमें आप फार्मा को कहाँ रखेंगे, उसमें आप हेल्थ केयर को कहाँ रखेंगे? सो आई थिंक पहले आईटी को और फार्मा को हम डिफेंसिव बोलते हैं, लेकिन आईटी में आपको पता है कि एआई को लेके जो डर है और टर्मिनल वैल्यू का लेके जो ग्रोथ के नंबर्स हैं, उसके कारण आईटी सेक्टर में काफी दबाव है। तो फार्मा ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं एक चॉइस की तरह है और लास्ट मार्च महीने में अगर आप देखें तो डोमेस्टिक ग्रोथ पहली बार काफी तिमाही के बाद 10% पर हमें देखने मिला। डिस्पाइट ऑफ ट्रेड जेनरिक्स की जो प्रॉब्लम्स थी, जो औषधि खाना थे, सबके डिस्ट्रप्शन के बाद भी डोमेस्टिक ब्रांडेड जेनरिक का ग्रोथ 10% के ऊपर था और उसी के कारण आप फार्मा में आप देख रहे हो कि काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रहा और स्पेशली सीडीएमओ स्पेस जो है वहां पर ग्रोथ अभी भी बरकरार है। डोमेस्टिक फार्मा हमारा सेकंड चॉइस रहेगा, थर्ड चॉइस हमारा हॉस्पिटल्स और डायग्नोस्टिक रहेगा और फोर्थ चॉइस अगर लेना पड़े
तो जेनरिक फार्मा जो यूएस एक्सपोजर पर है, बट फर्स्ट चॉइस सीडीएमओ, सेकंड चॉइस डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन कंपनियां, थर्ड चॉइस हेल्थ केयर में हॉस्पिटल्स और डायग्नोस्टिक, और फोर्थ चॉइस यूएस सेंट्रिक। और हमें लग रहा है ये सेक्टर काफी स्ट्रॉन्ग, वेल पोजिशनड है। इसमें बॉटम अप स्टॉक पिकिंग इंपॉर्टेंट रहेगी कि जो कंपनी 15-20% ग्रोथ दे पाए नेक्स्ट 2-3 साल, वो मार्केट में काफी स्ट्रॉन्ग बने रहेगी। तो हमारा रुझाव पॉजिटिव है फार्मा और हेल्थ केयर की तरफ। ओके, फार्मा हेल्थ केयर की तरफ। मैं अपने प्रश्न की तरफ पढ़ूं अगले, उससे पहले एक बार निफ्टी ले आइए 23,832, यानी अब हम 800 की ट्रैजेक्टरी को टेस्ट करने जा रहे हैं। 24,000, 23,900 और अब ऑलमोस्ट 23,800 के वॉल्यूशन के चांसेस। अच्छा, मैं फार्मा पे बात हो गई, यहाँ पर एक दो चीज़ों पे और आता हूँ। आई मीन आपने इस बार कुछ एफएमसीजी कंपनियों नीति देखोगे पंकज जी, नेस्ले के नंबर्स, उसके बाद से प्राइस टच, ये स्पेस वो जिसने पिछले 2 साल में किसी को पैसा बना के नहीं दिया। इट्स जस्ट अ टेक्निकल प्ले है ये, या फिर आप इसको कुछ तवज्जो देंगे थोड़ा सा, क्योंकि प्राइस टच तो स्क्रीन पे विजिबल है। लुक एट कोलगेट, नेस्ले, HUL, ITC, इट्स जस्ट अ टेक्निकल प्ले, या फिर आपके पोर्टफोलियो में कुछ ये स्पेस लेने में इस वक्त कामयाब रहा है? बिफोर एफएमसीजी को मैं आंसर करता हूँ वीरेंद्र जी, एक थोड़ा सा थॉट प्रोसेस कि अगर आप पास्ट हिस्ट्री देखो और जब भी महंगाई दर बढ़ी है देश के अंदर, तो जो लीडर्स ऑफ द सेक्टर होते हैं, कोई भी सेक्टर आप निकाल लो, दे बेनिफिट। और कॉर्पोरेट इंडिया में थोड़ा इन्फ्लेशन जरूरी है, 4-4.5-5% का, बिकॉज हम कन्वर्टर इंडस्ट्री है, हम कन्वर्टर कंट्री है, हम इनोवेटर कंट्री नहीं है। तो जब भी महंगाई दर थोड़ी बढ़ती है, तो जो लीडर्स होते हैं सेक्टर को, उनको उसके अर्निंग्स में काफी सपोर्ट मिलता है। क्योंकि छोटे वाले लोग, जो इन्फ्लेशन जब आता है तो उनके पास न बैलेंस शीट रहती है वर्किंग कैपिटल क्रेडिट की, और न कैश फ्लो रहता है कि तेजी मंदी आप कमोडिटी में कर पाओ। तो उसके कारण मार्केट शेयर इंट्यूटिवली लीडर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और इस बार भी यही हो रहा है। लास्ट आपने 2 महीने से देखा कि जहां पर इतना उतार चढ़ाव है, लीडर्स ये नहीं बोल रहे कि हमारे डिमांड में इशू है, हमारा पूरा एनर्जी जा रहा है सप्लाई चेन, लेबर इश्यूज, रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट, और ये हम हर सेक्टर में देख रहे हैं। और हमारा ये मानना है कि 12 तिमाही के बाद इंडिया इंक का टॉप लाइन ग्रोथ करीबन 12-13% होगा, जो सिंगल डिजिट में था, बिकॉज पहले प्राइसिंग नीचे गिर रही थी, अब वो लोग प्राइसिंग बढ़ा रहे हैं और थोड़ा वॉल्यूम में कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, लेकिन ओवरऑल टॉप लाइन ग्रोथ करीबन 12-13% आ सकता है। और प्रॉफिट ग्रोथ भी आने वाले साल में, अगर क्रूड $120 नहीं रहे, एक कैवियट दे देता हूँ, 90-100 के बीच में भी रहे, तो 12-14% के बीच का कॉर्पोरेट इंडिया अर्निंग ग्रोथ होता है। इसी में अगर मैं एफएमसीजी को भी देखूं, तो एफएमसीजी में भी कई सारे कंपनियों में कमोडिटी प्राइस गिर रही थी, और उसके कारण वो प्राइस हाइक जो लेते थे हर 2-3 साल में कि 4-5% प्राइस हाइक बढ़ा दो, वो नहीं कर पाए लास्ट 2-3 साल में। और वॉल्यूम ग्रोथ स्लगिश था, बिकॉज जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ करीबन 8-8.5% आ गया था। हमें लग रहा है ये चेंज हो रहा है, बिकॉज प्राइसिंग इंक्रीज हो रही है हर जगह, पैकेजिंग ले लो, रॉ मटेरियल ले लो, सब चीज में बढ़ोतरी है। तो एफएमसीजी कंपनियों के पास मोट है, और वो धीरे से प्राइस ऑन पास ऑन कर सकती है, और वो कर भी रही है। और उसी क्षेत्र में अगर आप देखें तो उनको अर्निंग सपोर्ट भी मिल रहा है। तो हमें लग रहा है कई सिलेक्टिव एफएमसीजी काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर है। और जो पुराने कंपाउंडर्स थे, चाहे वो आपके इनरवेयर में थे या फुटवेयर में थे या वैल्यू रिटेलिंग में थे, उनमें भी आप स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देख पा रहे हैं। अभी जो लार्जेस्ट आपका ऑफलाइन वैल्यू रिटेलिंग कंपनी है, उन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग स्टोर ओपनिंग की, उन्होंने 18-20% का टॉप लाइन ग्रोथ दिखाया, मार्जिन एक्सपेंशन दिखाया। तो आपने नीचे से स्टॉक को 30 से 40% बढ़ते हुए देखा। आने वाले समय में जब भी महंगाई दर आती है, तो वैल्यू रिटेलिंग काफी अच्छा करता है, बिकॉज छोटे वाले वर्ग के लोग वहां पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो हमें लग रहा है कि ओवरऑल अगर मैं डिस्क्रिशनरी और एफएमसीजी को साथ में लेके चलता हूँ, तो कई सारे पॉकेट्स हैं जहां पर वैल्यू अच्छी लग रही है, और हमें लग रहा है काफी मोमेंटम बिल्डअप हो सकता है। ओके, मीनवाइल एक बार निफ्टी वापस लेकर आइए जरा, और आज का लो देखिए अब आप 23,800। जी हाँ, 23,800। और आज सुबह भी हमने बात की थी, पिछले 3-4 दिन पहले ही बात की थी कि 23,800 ओपन हुआ है निफ्टी पर वापस, और बैंक निफ्टी पर 54,500। बैंक निफ्टी पर भी अब हम 54,500 पर हैं, निफ्टी पर अब हम 23,800 पर हैं। तो वो रिस्क प्ले आउट होते हुए, और क्लियरली मार्केट पर काफ़ी प्रेशर इस समय पर
पंकज जी, इस समय पॉसिबली मेरा आखिरी सवाल आपसे, इस समय सबसे बड़ी डिबेट है आईटी को लेकर। क्या आपके पोर्टफोलियो में कोई आईटी स्टॉक है, या फिर इस समय आपको लगता है कि इस सेक्टर से जितना दूर रहा जाए उतना बेहतर है? तो अनुज जी, मेरा ये थॉट है कि हम काफी अंडरवेट थे लास्ट 1.5 साल से आईटी पर, और हमारा यही कंसर्न था कि एआई एक तरीके से कहीं ना कहीं कंसर्न आएगा। बट लास्ट 2 महीने में जिस तरह आईटी सेक्टर को आपने गिरावट देखी है स्टॉक्स की, डिबेट बहुत एक्सट्रीम लेवल पर चला गया है कि इनकी टर्मिनल वैल्यू ही 0 हो गई है, विच हमें नहीं लगता। और अगर आप 2 मिनट दें तो मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन करना चाहता हूँ हमारा थॉट प्रोसेस। हमें लगता है कि हर 3-4 साल में एक कंसर्न आता है आईटी सेक्टर को लेके कि इनका बिजनेस प्रॉब्लम में आ जाएगा। पहले अगर हम देखें तो क्लाउड को लेके था कि भाई जो ऑन मेंटेनेंस कंपनी है जितनी भी आईटी सर्विसेज की, उनका धंधा 0 हो जाएगा, क्लाउड सारा धंधा खा जाएगा। और आपने देखा कि आज के दिन 5-7 साल के बाद क्लाउड हर बिजनेस वालों का 20-25% है। सिमिलरली आया कि सैस कंपनियां सारा बिजनेस खा जाएंगी। अब सैस कंपनियां भी इनके सर्विसेज यूज कर रही है इम्प्लीमेंटेशन के लिए, चाहे वो सैप हो या बाकी कोई भी कंपनियां हो। आज ये डिबेट है कि एआई के कारण आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा और सारी कंपनियां एआई की तरफ, प्रोडक्टिविटी है तो लोअर वर्ग में आपको कोई रिक्रूटमेंट नहीं करना है। बट अगर आप सोच के देखो, आज आपका सीएनबीसी आवाज है, आपको एआई इम्प्लीमेंट करना है। एनवीडिया तो आपके लिए आके करने वाला नहीं है, या ओपन एआई या एंथ्रोपिक भी आने वाले नहीं है, वो लोग टेक्नोलॉजी कंपनी है। फाइनली आपको एक एआई इम्प्लीमेंटर चाहिएगा, चाहे वो इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, एम्फेसिस हो, जो भी हो। वो एक एआई सिस्टम इंटीग्रेटर आएगा आपके पास, और वो ही आपके पूरे प्रॉब्लम सोल्यूशन को सॉल्व करेगा। तो हमें अब ये आर्गुमेंट बहुत एक्सट्रीम लग रहा है, और हम सिलेक्टिवली अब देख रहे हैं कहाँ वैल्यू बन रहा है। आज के दिन सेक्टर में काफी वैल्यू इमर्ज हो रही है। जहां ग्रोथ आएगा, यहाँ से 15-20% भी कोई कंपनियां ग्रो करते और वैल्यूएशन सही है, उन्हें अपने पोर्टफोलियो में डालना चाहिए। 2 महीना पहले हमने एक बैंकिंग सॉफ्टवेयर कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में डाला था, करीबन 40% नीचे था। आईटी सेक्टर पूरा नीचे गया, वो स्टॉक आज के महीने में 40% ऊपर है। तो इसी तरह आपको पॉकेट्स में डिस्ट्रप्शन जो लेके जो लोग बोल रहे हैं, उसमें कोई डिस्ट्रप्शन नहीं। आपको बैंकिंग सॉफ्टवेयर लगाना है, लेकिन एआई को लेके उस स्टॉक को भी आपने 30% नीचे मार दिया था, वो एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर आई। तो हमें लग रहा है कि सिलेक्टिवली आपको ये देखना चाहिए कहाँ अपॉर्चुनिटी है, और इस नैरेटिव में बहना नहीं चाहिए। एक टेम्परामेंटल कॉल लेना चाहिए, एक बैलेंस्ड कॉल लेना चाहिए, और काफी सारी जगह वैल्यू हो रही है इस सेक्टर। ऑल राइट पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अप्रेजल टाइम है, आई होप कि जो आपका लास्ट आंसर है वो हमारी टॉप मैनेजमेंट ने ना सुना हो। खैर, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब और बात करते हैं एमटा टेक के शेयर की, जिसमें आज ज़ोरदार तेज़ी है। वीक मार्केट में भी आज अच्छे खासे मूव्स दिखा रहा है ये स्टॉक, और पिछले 4 महीने में 150% के रिटर्न्स जनरेट किए हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, क्या हुआ इसमें? मॉर्निंग सर। और ये स्टॉक लगातार हमारी कवरेज में सुबह 7:30 बजे सबसे पहले हमने इसको हाईलाइट करके बताया था कि कैसे ब्लूम एनर्जी और एमटा टेक का तालमेल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दरअसल आप देखें तो ब्लूम एनर्जी की अर्निंग्स आई हैं। अर्निंग्स के बाद ब्लूम एनर्जी का स्टॉक तकरीबन 25% से ज़्यादा की तेज़ी दिखा चुका है, और इसके नंबर्स बहुत बढ़िया देखने को मिलते हैं। मैं ब्लूम एनर्जी के नंबर्स की बात कर रहा हूँ। पिछले साल के मुकाबले 130% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। इससे पहले जो ओरेकल से इन्हें 2.8 गीगावाट का ऑर्डर मिला था फ्यूल सेल सप्लाई करने के लिए इनके एआई डेटा सेंटर के लिए, तो इसका एक बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन कंपनी आगे बता रही है कि बस ये तो ग्रोथ की शुरुआत है, धीरे धीरे बहुत क्वार्टर्स में ऑर्डर मिलते चले जाएंगे, और एक टारगेट कर रहे हैं कि 5 गीगावाट एनुअली ये ऑर्डर्स इन्हें मिलते हुए नजर आ सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्लूम एनर्जी में तेजी है, एमटा टेक में क्यों इतना बड़ा मूव देखने को मिला है? ये तो स्टॉक बहुत आउट परफॉर्मर है, लगातार ऑल टाइम हाई पर है। साल की शुरुआत यानी सिर्फ 4 महीने में देखें तो 150% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिली है, और इसके पीछे कारण ये है कि एमटा टेक और ब्लूम एनर्जी के बीच में एक पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप के तहत अगर आप देखें तो जो ब्लूम एनर्जी की एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स होंगे, इसमें एमटा टेक क्रिटिकल हॉट बॉक्स असेंबलीज जो है वो सप्लाई करेगा, और ब्लूम एनर्जी की जो इस रिक्वायरमेंट का 60 से लेकर 70% तक एमटा टेक ये पूरी कर देता है। और जैसे जैसे ब्लूम एनर्जीज को ऑर्डर मिलेंगे, एमटा टेक को भी सीधे तौर पर फ़ायदा मिलेगा। इनफैक्ट मैं इसको क्वांटिफाई करके भी बता देता हूँ। ब्लूम एनर्जी को अगर
वो 1 गीगावाट का ऑर्डर मिलता है तो एमटार टेक को 900 से लेकर 1100 करोड़ का फ़ायदा यहाँ पर देखने को मिलता है। और साथ में अगर आप देखें तो 2.8 गीगावाट की जो सप्लाई के लिए इन्होंने करार किया था, उसके बाद में भी हमने देखा कि स्टॉक में ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिला है। लेकिन सिर्फ ये एकमात्र ट्रिगर नहीं है, कुछ और कारण भी है और ये भी हमने बड़े विस्तार से डिस्कस किया था कि एमटार टेक ने जो हाल ही में भारत की सिविल न्यूक्लियर एनर्जी में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन हासिल हुआ है, इसमें भी एमटार टेक की बड़ी भूमिका यहाँ पर देखने को मिली, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि 70% जो इंडिया का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, इसकी जो क्रिटिकल असेंबलीज हैं, इसमें भी तकरीबन 1500 करोड़ का वर्क ऑर्डर इन्होंने दिया था। और एमटार टेक के मैनेजमेंट की तरफ से गाइडेंस बहुत ज़बरदस्त है। FY27 के लिए 50% रेवेन्यू ग्रोथ की गाइडेंस दी है। ये सब मार्केट को बहुत पसंद आता है और इसी के चलते देखें तो ये स्टॉक लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है। बिल्कुल आशीष, शुक्रिया आपका। आज 5% ऊपर, लेकिन यकीन मानिए आप देखेंगे ना चौंक जाएंगे। सितंबर में इसका भाव था लगभग 1500 रुपये, यानी 4 गुना हो चुका है सितंबर से लेके अप्रैल के इसका मतलब अवधि में। गजब स्टॉक रहा। श्रीकांत चौहान कोटक सिक्योरिटी से जुड़ चुके हैं। श्रीकांत जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। हम 23,800 को टेस्ट कर रहे हैं। आपका आज का स्टॉक्स पे रुझान क्या कहता है, क्या ले रहे हैं, क्या बेच रहे हैं इस वक्त? श्रीकांत जी, ये विकल्प आपके पास नहीं है, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। नहीं, काफी लंबा डिस्कशन चल रहा था तो मैं सुन रहा था। एनीवे, जो मार्केट का ओवरऑल मुझे लगता है मूड है वो कंप्लीटली डिपेंड करता है क्रूड प्राइसेस के ऊपर, और आज $120 को क्रॉस किया है, वो एक बड़ी बात है। तो मुझे लगता है उसी का प्रेशर बना रहेगा और उसी से रिलेटेड कुछ स्टॉक्स में हमें ट्रेडिंग करना चाहिए। तो लॉन्ग साइड पे हमें लगता है कि बलरामपुर चीनी यहाँ पे कुछ लॉन्ग की पोजीशन बनाए, 1 या 2 दिन का व्यू रखे, वेरी शॉर्ट टर्म व्यू रखने की जरूरत नहीं है। 520 के करीब बलरामपुर चीनी को खरीदे। टारगेट्स नजर आते हैं यहाँ पे 550 से लेकर 560 रुपए के, तो एक काफी अच्छा हायर टॉप हायर बॉटम का सीरीज फॉर्मेशन बना है और वीकली बेसिस में बहुत ही बड़ा हाई बॉटम बना है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा जो शॉर्ट करना है वो हमें लगता है एशियन पेंट्स को हमें शॉर्ट करके चलना है। एशियन पेंट्स अभी 2410 के करीब ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अगर वीकनेस अगर आती है तो ये स्टॉक 2350 से लेकर 2325 तक के लेवल्स दिखा सकता है, और स्टॉप लॉस जो हमें रखना है वो हम रखेंगे एट 2440। तो 2440 के स्टॉप लॉस के साथ एशियन पेंट्स को शॉर्ट करके चले। ओके, चलिए ये हो गई आज की शॉर्ट ट्रेड्स आपके लिए। और मार्केट में गिरावट 23,800। अब देखिए 23,800 हमारा आज का टारगेट था निफ्टी पे 23,800.7, बैंक निफ्टी पे 54,500 का टारगेट था। इसका मतलब ये नहीं है कि उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता मार्केट, बिल्कुल गिर सकता है अगर मूड माहौल ख़राब हो तो। और क्रूड 125 तक जाकर थोड़ा रिट्रीट हुआ है, डॉलर रुपये 95.26 पर है। आज सेंसेक्स की वीकली मंथली एक्सपायरी भी है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो डिस्कस होनी है। अगले शो के लिए कंचन और श्रेया ऑलरेडी स्टूडियो में आ चुकी हैं, और जैसा स्कूल में होता था टीचर के सामने बच्चे चिट एक्सचेंज करते थे, वो चिट्स ऑलरेडी एक्सचेंज हो चुकी हैं इनके बीच में। पता नहीं क्या बातें हो रही हैं, लेकिन जो भी है होपफुली शो से रिलेटेड हो और वीकेंड से रिलेटेड ना हो तो वो बेटर रहेगा। क्यों वीरू? बिल्कुल बिल्कुल, वीकेंड आने में भी 4-5 घंटे हैं। हाँ, उसके बाद माहौल तैयार कीजिएगा। बिल्कुल, अभी 4-5 घंटे हैं, हमें पता है लॉन्ग वीकेंड है तो कुछ माहौल तैयार हो रहा होगा, लेकिन अभी समय है, उसमें थोड़ा सा काम पे ध्यान देना होगा। उससे पहले निफ्टी 350 पॉइंट नीचे, बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट नीचे और मिड कैप भी 1000 पॉइंट नीचे। चलिए इस शो को समेट रहे हैं और उसके बाद देखिए आप ट्रेडर्स हॉटलाइन।